नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे जो भी मेटल्स हैं वो अपने कंबाइंड स्टेट में प्रेजेंट हैं एंड वो हमारे अर्थ के बहुत ही अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। एंड ये अर्थ के अंदर किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं? मिनरल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। दैट इज इट इज कंबाइंड विद अर्थली इम्प्योरिटीज, ठीक। अब इन्हीं मिनरल्स में से जो मिनरल्स में मेटल्स का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है एंड उसको हम आसानी से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं प्रॉफिट के साथ, उसी को हम कहते हैं ओर। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इज बेसिकली इट्स एक्सट्रैक्शन फ्रॉम द ओर, ठीक है। तो मेटल को उसके ओर से एक्सट्रैक्ट करना ही कहलाता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। तो देखिए मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओर बाय वेरियस प्रोसेस। तो मेटल को उसके ओर से एक्सट्रैक्ट करना डिफरेंट स्टेप्स, डिफरेंट प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं डिपेंडिंग अपॉन कौन सा मेटल प्रेजेंट है एंड किस टाइप का वो ओर है, ठीक है। जैसे कि सल्फाइड ओर है या ऑक्साइड का ओर है, डिपेंडिंग अपॉन किस टाइप का ओर है हम अलग अलग मेथड से मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उस ओर से, ठीक है। तो देखिए द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स बरीड डीप अंडरग्राउंड। तो हम सभी को पता है ज़्यादातर मेटल्स आपके अर्थ क्रस्ट के अंदर प्रेजेंट हैं। वो भी ऐसा नहीं है कि ज़रा सा हमने खुदाई करी है मिल जाएगा, नहीं, बहुत अंदर तक प्रेजेंट होते हैं, एकदम डीपर लेयर ऑफ अर्थ में ये प्रेजेंट है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको डिग करना पड़ेगा तब जाके ये आपको ओर मिलेंगे, ठीक है। तो इस प्रोसेस को ही कहा जाता है माइनिंग, ठीक है। माइनिंग में हम अर्थ में बहुत ज़्यादा नीचे तक डिग करते हैं टू ऑब्टेन ओर्स, ठीक। नेक्स्ट देखो द मेजर स्टेप्स इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स आर नंबर 1 कंसंट्रेशन ऑफ ओर। अच्छा, ये वाला भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी कई बार आपसे पूछा जाता है कि व्हाट आर द स्टेप्स इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। तो नंबर 1 इज कंसंट्रेशन ऑफ ओर, नंबर 2 रिडक्शन ऑफ ओर टू ऑब्टेन मेटल एंड नंबर 3 इज प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। कभी कभी आपसे बस इतना ही पूछ लिया जाएगा, कभी कभी आपको इनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि इनके अंदर होता क्या है, ठीक है। तो जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तब आप समझ जाओगे कि क्या होता है। जैसे कि सबसे पहले में देखो कंसंट्रेशन ऑफ ओर में क्या होता है। जैसे मान लीजिए बहुत बड़ी बड़ी ट्रक्स में आयरन के ओर को हमने एक्सट्रैक्ट करके लाया इंडस्ट्रीज में, ठीक है। ये आपकी ट्रक है, इसमें बहुत बड़े बड़े रॉक्स में आपके ओर प्रेजेंट है, ओर नहीं मेटल प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये क्या है? ये ओर है बेसिकली, इसके अंदर आपका मेटल प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो जैसे ही इसको इंडस्ट्रीज में लाया गया तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस पत्थर को तोड़ कर एकदम फाइन पीसेस में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, इस तरह से। एंड देन उसको एक मशीन पर चढ़ा दिया जाएगा जहां पर उसमें जितना भी मिट्टी, स्टोन, ठीक है, माइका वगैरह होगा वो सारा आपका रिमूव होने स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ओर में मेटल की कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं, उसमें से जितनी भी अर्थली इम्प्योरिटीज है, ठीक है। मेटल तो अपने कंबाइंड स्टेट में प्रेजेंट है, वो तो हटेगा नहीं, लेकिन उसके अलावा जो अर्थ की इम्प्योरिटीज उसमें स्टिक है, जैसे कि स्टोन हो सकता है, ठीक है, सॉइल हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन, या कोई और मेटल का ओर उसमें चिपका हुआ है, तो उनको रिमूव करना इंपॉर्टेंट है, तभी जाकर हम उसका कंसंट्रेशन बढ़ा पाएंगे, ठीक है। तो आयरन का जो ओर है उसमें हम आयरन का कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं। तो देखो पहले इसमें बहुत सारी अर्थ की इम्प्योरिटीज थी, जैसे कि इसमें रॉक्स थे, इसमें आपका माइका भी एडेड था, ठीक है। अब जैसे जैसे सेपरेशन होने लगेगा तो इसमें आयरन का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा एंड जितनी भी अर्थ की इम्प्योरिटीज थी, अर्थली इम्प्योरिटीज, वो सारी रिमूव हो जाएंगी, ठीक है। तो अब इसको हम कहेंगे कंसंट्रेटेड ओर, ठीक। तो ये आपका प्रोसेस होता है सबसे पहले। एंड दूसरे प्रोसेस में रिडक्शन ऑफ ओर टू ऑब्टेन मेटल, तो इसमें जो आपका आयरन का ओर, जिसमें अब केवल आयरन अपने कंबाइंड स्टेट में प्रेजेंट है, उसमें कोई भी अर्थ की इम्प्योरिटीज नहीं प्रेजेंट है, अब उसको हम उसके ऑक्साइड से अलग करते हैं या सल्फाइड से। जैसे कि आयरन जो है वो अपने ऑक्साइड के फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। अब अर्थ की इम्प्योरिटीज तो उसमें रही नहीं, वो तो पहले स्टेप में खत्म। दूसरे स्टेप में अब वो जो कंबाइंड स्टेट में इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, जैसे आयरन ऑक्साइड में ऑक्साइड को हटाना है, ठीक है, केवल आयरन चाहिए, तो अब हम करेंगे आयरन का रिडक्शन। तो जैसे ही आयरन का रिडक्शन होगा, आपने पढ़ा है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, रिडक्शन मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, है ना। तो सोचो फेरिक ऑक्साइड में से हम ऑक्सीजन हटा देंगे तो रिडक्शन ही तो हुआ। तो यहाँ पर आयरन का होगा रिडक्शन, जिसकी वजह से आपका आयरन अपने मेटल के फॉर्म में ऑब्टेन हो जाएगा, ठीक है। अब तीसरे स्टेप पे ये जो मेटल आया है वो अपना
सबसे प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं होगा, अभी भी उसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होगी। तो उसके बाद किया जाता है उसकी रिफाइनिंग, मतलब उसको चमकाया जाता है अच्छे से ताकि उसको यूज में लाया जा सके। तो ये सब होता है आपका प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स में। जो भी मेटल में 2-5% इम्प्योरिटीज बच गई हैं एंड उसको चमकाने का काम, शाइन करने का काम, एवरीथिंग इज डन हियर, ठीक है, प्योरिफिकेशन में। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट देखो मेटलर्जी। So all the process which are involved in the extraction of metal from their ore and refining them for use। तो रिफाइनिंग मतलब होता है उसको अपने यूज के लायक बनाना। इन सभी प्रोसेस को कहा जाता है मेटलर्जी। तो कभी कभी आपसे पूछ सकते हैं स्टेप्स ऑफ मेटलर्जी बताइए, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल ना लिखकर स्टेप्स ऑफ मेटलर्जी, तब भी आंसर आपका यही होगा, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ ओर, देन रिडक्शन ऑफ ओर टू ऑब्टेन मेटल एंड देन उस मेटल का प्यूरिफिकेशन करना हमारे खुद के यूज के लिए। एंड ये मेटलर्जी की डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर के लिए याद रख लीजिएगा। ऑल दोज प्रोसेस विच आर इन्वॉल्व फ्रॉम एक्सट्रैक्टिंग द ओर टिल आपका प्योरिफिकेशन, ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स एंड रिफाइनिंग देम फॉर यूज, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सट्रैक्शन से लेकर रिफाइन करने तक के सारे प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, इसी को कहा जाता है मेटलर्जी। सो नाउ सबसे पहले पढ़ेंगे कंसंट्रेशन ऑफ ओर। तो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, कंसंट्रेशन ऑफ ओर में हम जितनी भी अर्थली इम्प्योरिटीज होती हैं उस ओर के अंदर, जैसे कि सैंड है, लाइमस्टोन, माइका, ठीक है, रॉक्स, उन सब को रिमूव करते हैं। मेटल का कंसंट्रेशन हम इंक्रीज करते हैं, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर मतलब टू इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ मेटल एंड रिमूव ऑल द अर्थली इम्प्योरिटीज, जो भी अर्थ की इम्प्योरिटीज है उसमें, उसको हटाना। जैसे कि उसमें सॉइल हो सकता है, उसमें सैंड हो सकता है, रॉक्स हो सकते हैं, लाइमस्टोन हो सकता है, ठीक है, माइका हो सकता है, तो उनको हटाना। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए सबसे पहले द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनवांटेड मटेरियल्स फ्रॉम द ओर इज नोन एज कॉन्सेंट्रेशन और ड्रेसिंग और इनरिचमेंट ऑफ ओर। एनसीईआरटी में इनरिचमेंट ऑफ ओर बोला गया है, तो इसको हम कंसंट्रेशन ऑफ ओर भी कह सकते हैं या इनरिचमेंट ऑफ ओर भी कह सकते हैं। आपको जो अच्छा लगे आप उसको यूज करिए। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए नेक्स्ट इज गेंज। नाउ व्हाट इज गेंज? तो यही जो आपकी अनवांटेड मटेरियल्स या अनवांटेड पार्टिकल्स जो कि अटैच होते हैं ओर के साथ, उसको ही हम कहते हैं गेंज, ठीक है। एंड इसको रिमूव करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि अगर इसको हम रिमूव नहीं करेंगे तो मेटल का एक्सट्रैक्शन प्रॉपरली नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ऑल दीज अर्थली इम्प्योरिटीज इंक्लूडिंग रॉक, सैंड, सॉइल, देन लाइमस्टोन, माइका एक्सेट्रा इज कॉल्ड एज गेंज, ठीक है। तो देखिए इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, द अनवांटेड मटेरियल्स प्रेजेंट इन एन ओर अलोंग विद द मेटल। मेटल तो होता ही है, उसके साथ अनवांटेड मटेरियल भी उसमें अटैच होते हैं, उनको ही हम कहते हैं गेंज। एंड इसको रिमूव होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो लिखा भी है, इट नीड्स टू बी रिमूव प्रायर टू द एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। तो जब हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करें उससे पहले ये काम हमारा होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गेंज को रिमूव करना, ठीक है। तो ये गेंज की डेफिनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू, तो इसको भी आप वेरी इंपॉर्टेंट करके मार्क कर लीजिएगा। तो देखो द मेथड यूज फॉर रिमूविंग गेंज फ्रॉम ओर डिपेंड ऑन सम डिफरेंस इन देयर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। तो उनके डिफरेंस पे ही हम उनको सेपरेट कर सकते हैं, जिसको आप अपनी हायर क्लासेस में पढ़ोगे कि किस तरह से होता है। एग्जाम्पल्स के लिए मैं आपको बता दूं, मैग्नेटिक सेपरेशन होता है, फ्लोटेशन प्रोसेस होता है, हाइड्रोलिक वॉशिंग होती है। तो ऐसे ही कई सारे मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू हम ओर से गेंज को रिमूव करते हैं, ठीक है। एंड इस पूरे प्रोसेस को क्या कहा जाता है? कंसंट्रेशन ऑफ ओर और इनरिचमेंट ऑफ ओर। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ नेक्स्ट इज रिडक्शन ऑफ ओर इनटू इट्स मेटल। तो देखो सबसे पहले स्टेप में क्या किया, हमने ओर को कंसंट्रेट किया, दैट इज उसमें मेटल का कंसंट्रेशन बढ़ाया एंड उसमें जितनी भी अनवांटेड इम्प्योरिटीज थी उसको रिमूव किया।
अब ये जो हमें कंसंट्रेटेड ओर मिला है, अल्टीमेटली इस ओर से हमें चाहिए क्या, मेटल चाहिए। एंड मेटल उस ओर में किस फॉर्म में प्रेजेंट है, कंबाइंड फॉर्म में, अपने सल्फाइड, ऑक्साइड, क्लोराइड या कार्बोनेट के फॉर्म में उसमें प्रेजेंट है। हमें उसे उसके सल्फाइड, ऑक्साइड, कार्बोनेट या क्लोराइड से रिड्यूस करके उसे मेटल में ऑब्टेन करना है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, मेटल जो होता है, ठीक है, मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज आप जानते हैं, उसमें डिफरेंट मेटल्स को 3 ग्रुप में बांटा गया है। नंबर 1 ग्रुप है मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, नंबर 2 ग्रुप है मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी एंड नंबर 3 ग्रुप इज मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, ठीक है। तो इन तीनों ही ग्रुप के लिए अलग अलग प्रोसेस आपके बनाए गए हैं। जैसे कि अगर हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं तो उनको इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू रिड्यूस किया जाता है मेटल में, ठीक है। अगर मीडियम रिएक्टिविटी के मेटल हैं तो उनको रिड्यूस करने के लिए कार्बन का यूज होता है। कार्बन इन द फॉर्म ऑफ कोक इज यूज फॉर रिड्यूसिंग मीडियम रिएक्टिव मेटल्स। नाउ थर्ड इज मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, एंड जो लो रिएक्टिविटी के मेटल्स होते हैं उनको तो केवल अगर हम हीट कर देंगे तो वो उससे रिड्यूस हो जाएंगे, या फिर अगर हम गोल्ड एंड सिल्वर की बात करें वो अपने फ्री एलिमेंटल या कहिए नेटिव स्टेट में पाए जाते हैं, उनके लिए हमें किसी भी तरह के मेथड को यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। लेकिन जैसे लो रिएक्टिव मेटल कॉपर या मरकरी, अगर हमें उनको रिमूव करना है तो उनको हीट देना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद ही वो अपने मेटेलिक फॉर्म में रिड्यूस हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक एक करके देखते हैं। तो देखो यहाँ पर लिखा है टू ऑब्टेन मेटल फ्रॉम इट्स कॉन्सेंट्रेटेड ओर वी कैन ग्रुप मेटल्स इनटू 3 कैटेगरीज। तो यहाँ पर देखिए चार्ट बना हुआ है, आप चाहे तो इसको नोट भी कर सकते हैं। यहाँ पर मोस्ट रिएक्टिव दिखाए गए हैं, ठीक है। तो देखिए पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, ठीक है। इनको आपका मेटेलिक फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए क्या यूज होता है, इलेक्ट्रोलिसिस मेथड, ठीक है। इनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए इलेक्ट्रोलिसिस मेथड यूज किया जाता है। दैट इज इनका जो भी कंपाउंड होगा उससे इलेक्ट्रिसिटी को पास कराया जाएगा एंड फिर वो अपने मेटल में रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि ये सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, NaCl, तो इसमें जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो ये सोडियम मेटल, ठीक है, एंड क्लोरीन गैस Cl2 गैस में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके मेथड को यूज किया जाता है हाईली रिएक्टिव मेटल्स के लिए। अच्छा, क्वेश्चन आप सोच सकते हैं कि कार्बन क्यों नहीं यूज हो रहा है, क्योंकि देखो कार्बन जो है ना, अगर हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज को कंबाइन कर दे तो कार्बन जो होता है वो एल्यूमिनियम के नीचे आता है, ठीक है। कार्बन इज अ नॉन मेटल, ठीक, तो ये आपका एल्यूमिनियम के नीचे आता है, जिसकी वजह से ये अपने से ऊपर जितने भी मेटल्स हैं उनको रिमूव नहीं कर सकता है, ठीक है, उनको रिड्यूस नहीं कर सकता। तो आप कह सकते हैं कार्बन प्रेजेंट लो इन द रिएक्टिविटी सीरीज, देयरफॉर इट कैन नॉट रिड्यूस द मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट देखो, कार्बन से नीचे जितने भी आपको एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, अब मेटल्स दिखाई दे रहे हैं, तो देखो कार्बन अपने ऊपर वाले मेटल को तो रिड्यूस नहीं कर सकता है, बट ऑब्वियसली अपने से नीचे जितने भी मेटल्स हैं उनको वो रिड्यूस कर सकता है, क्योंकि वो उससे कम रिएक्टिव है, तो वो उसको रिड्यूस करके उनके मेटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पर एक्सट्रैक्शन बाय कार्बन रिडक्शन तक कौन मेटल पार्टिसिपेट करते हैं, तो इट इज लेड, टिन, फेरिक एंड जिंक, ठीक है, इनके लिए है। उसके नीचे क्या है, कॉपर एंड मरकरी, एंड कॉपर एंड मरकरी क्योंकि ये लो रिएक्टिव मेटल होते हैं तो इसीलिए इनको हम केवल हीट भी कर देंगे तो वो अपने मेटालिक फॉर्म में रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो मीडियम रिएक्टिविटी वाले मेटल कहाँ तक हैं आपके, केवल लेड तक, ठीक। हाई रिएक्टिव वाले आपको देख ही रहे हैं, एंड कॉपर से स्टार्ट हो जाएंगे लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स, ठीक है। तो कॉपर एंड मर्क्यूरी के लिए हम केवल हीटिंग कर देंगे, हीटिंग डायरेक्टली इन एयर, एंड उससे नीचे जो है सिल्वर एंड गोल्ड वो तो अपने फिजिकल या कहिए एलिमेंटल स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, उसके लिए हमें किसी भी तरह का एक्सट्रैक्शन यूज करने की जरूरत नहीं है, वो आपके डायरेक्टली अपने नेटिव स्टेट में मिल जाएंगे, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि सिल्वर जो होता है वो अपने ऑक्साइड या सल्फाइड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो उसको अगर हमें कन्वर्ट करना है सिल्वर में तो केवल हीट भी कर देंगे तो वो आपका सिल्वर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लीस्ट रिएक्टिव मेटल को एक्सट्रैक्ट करने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, मेहनत लगती है सबसे ज़्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल्स को
एक्सट्रैक्ट करने में। तो सबसे पहले हम देखेंगे मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, किस तरह से उनका एक्सट्रैक्शन होता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ओके, तो देखो सबसे पहले एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज। तो कौन कौन से थे? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। दीज आर हाईली रिएक्टिव मेटल। ठीक, अब इनको रिड्यूस करने के लिए कौन सा प्रोसेस मैंने बताया था? इलेक्ट्रोलिसिस। ना, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, लिसिस मतलब ब्रेकडाउन, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में किसी भी कंपाउंड का ब्रेकडाउन हो रहा है तो इट विल बी कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलिसिस। एंड इसको हमने पढ़ा था डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन में चैप्टर 1। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है। तो देखिए क्या होता है इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन में। आपका सबसे पहले देखो होता क्या है, मैं डायग्राम से आपको क्लियर करती हूँ तब आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। ये है आपका सेट, ठीक है, ये एक काइंड ऑफ बीकर है, इसमें दो आपकी रॉड लगाई जाती है। ठीक, दिस इज कैथोड एंड दिस इज एनोड। नाउ कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज एंड एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है इस बीकर में क्या रखते हैं? तो बीकर में रखा जाता है जैसे कि सोडियम क्लोराइड है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बेसिकली एक्सट्रैक्शन होता है क्लोराइड्स का एंड ऑक्साइड्स का, क्योंकि जितने भी हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं वो या तो अपने क्लोराइड के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे या ऑक्साइड के फॉर्म में। ठीक है, तो देखो जितने भी आपके हाईली रिएक्टिव मेटल है जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये अपने क्लोराइड के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं एंड इनका यहाँ पर रिडक्शन होता है। ठीक है, मॉल्टेन स्टेट में। मॉल्टेन मतलब मैग्नीशियम क्लोराइड को पिघला कर डाला जा रहा है इस बीकर में। ठीक है, सोडियम क्लोराइड को पिघला कर डाला जा रहा है। देखो मॉल्टेन एंड एक्वस में डिफरेंस होता है। एक्वस मतलब पानी में उसको डिसॉल्व करना एंड मॉल्टेन मतलब जो सॉल्ट हम ले रहे हैं उसको पिघला रहे हैं। ठीक है, उसका लिक्विड बना रहे हैं। ठीक, पिघलाना, तो दैट इज कॉल्ड मॉल्टेन। तो यहाँ पर हम मॉल्टेन सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड यूज करते हैं एंड देन हम उसका इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं। कभी भी एक्वस सोल्यूशन नहीं लिया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अभी मैं बताऊंगी कि क्यों नहीं लिया जाता है। तो बेसिक्स आप क्लियर रखिए। यहाँ पर हाईली रिएक्टिव मेटल्स यूज होते हैं जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। ठीक है, इनके क्लोराइड्स आपके ज़्यादातर यूज होते हैं इलेक्ट्रोलिसिस में। केवल एल्यूमिनियम ही है उसका ऑक्साइड यूज होता है। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम का केवल एक ही ओर है जिसका नाम है बॉक्साइट एंड वो आपका ऑक्साइड का ओर है। एंड बाकी इससे पहले जितने भी आपने देखे हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, ये अपने क्लोराइड के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले दे आर ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड या मॉल्टेन, मॉल्टेन मतलब पिघले हुए, ठीक है, कंपाउंड्स। सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर फ्यूज्ड क्लोराइड। ठीक है, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड क्लोराइड्स, जबकि एल्यूमिनियम इज ऑब्टेन्ड बाय देयर मॉल्टेन ऑक्साइड। तो एल्यूमिनियम ही एक ऐसा हाईली रिएक्टिव मेटल है जिसका क्लोराइड नहीं होता है, ऑक्साइड होता है। उसको हम पिघलाकर फिर उसका क्या कराते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं। तो इसको आप चाहे तो नोट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम का क्लोराइड यूज होता है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड यूज होता है। ठीक है, एंड मॉल्टेन लिखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मान लीजिए ये सोडियम क्लोराइड है तो इसका मॉल्टेन फॉर्म इसमें आपका डाला जाता है इस बीकर में। ठीक है, सोडियम क्लोराइड। ओके स्टूडेंट्स, नाउ जैसा कि मैंने बताया कैथोड कैसा है? नेगेटिवली चार्ज, यानी कि इस पे आपके नेगेटिव यानी कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। एंड एनोड कैसा होता है? पॉजिटिवली चार्ज, यानी कि इसमें पॉजिटिव साइन ज़्यादा होगा। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी आपकी पास ऑन होगी तो इसमें जितने भी NaCl वो ब्रेक हो जाएंगे Na+ एंड Cl- में।
ठीक है। एंड ये Na+ क्या करेगा, इस रॉड से अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कैसा है, नेगेटिवली चार्ज है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव के और अट्रैक्ट होगा। सिमिलरली ये क्लोरीन जो है वो माइनस के फॉर्म में है, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव रॉड के साथ क्या होने लगेगा, अट्रैक्ट होने लगेगा। तो जितना भी इस मोल्टेन में सोडियम आयंस होंगे वो सारे के सारे डिपॉजिट हो जाएंगे कैथोड पर, एंड जितनी भी क्लोरीन इस सोल्यूशन में प्रेजेंट होगा वो डिपॉजिट हो जाएगा आपका एनोड पर। एंड इन दिस वे वी विल ऑब्टेन सोडियम मेटल एट कैथोड। ठीक है। एंड ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि कैथोड इज अ नेगेटिवली चार्ज रॉड एंड सोडियम आयन जब इसमें से रिलीज होंगे तो वो ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो जाएंगे उस नेगेटिवली चार्ज रॉड पर। ओके स्टूडेंट्स, तो दिस वे आपका इलेक्ट्रोलिसिस होता है। सिमिलर केस आपका होता है कैल्शियम के साथ, मैग्नीशियम के साथ एंड आपका सोडियम पोटेशियम के साथ। ठीक है, लेकिन एल्यूमिनियम में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वहां पर आपका यूज होता है एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, क्लोराइड नहीं होता है। ठीक है, देन जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास होगी एल्यूमिनियम ऑक्साइड अपने चार्जेस में ब्रेक हो जाएगा। आपको पता ही होगा एल्यूमिनियम जो होता है उसमें चार्ज कितना होता है, +3 एंड देन ऑक्सीजन पे -2। ठीक है, तो ये +3 आपका कैथोड पर डिपॉजिट होगा एंड ये ऑक्सीजन जो होगा वो एनोड पर डिपॉजिट होगा। तो ये बहुत ही आपका सिंपल मेथड है एंड इसमें बहुत ही इजीली आप समझ सकते हो कि किस तरह से आपका डिपॉजिट हो रहा है मेटल। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले एल्यूमिनियम इज ऑब्टेन बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन ऑक्साइड। मेटल्स आर ऑब्टेन, कहाँ पर ऑब्टेन हो रहे हैं, मेटल्स कैथोड पर, एंड नॉन मेटल्स ऑब्टेन होते हैं एनोड पर। ये भी क्वेश्चन आपका कई बार पूछा जाता है कि जो भी मेटल यहाँ पर ऑब्टेन होता है वो कौन सी रॉड पर जाता है, तो इट इज कैथोड एंड एनोड पर आपका नॉन मेटल ऑब्टेन होता है, दैट इज क्लोरीन या ऑक्सीजन। ओके, नेक्स्ट देखो, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन NaCl इज शोन एज फॉलोज विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम इसी का रिएक्शन देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा है NaCl, इलेक्ट्रोलिसिस मतलब वहां पर इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन कराई गई तो NaCl ब्रेक हो जाएगा अपने आयंस में Na+Cl-। नाउ अब ये जो Na+ है वो कैथोड जो रॉड लगी हुई है उससे अट्रैक्ट होगी। क्यों? क्योंकि वो कैसी है, आपकी नेगेटिवली चार्ज है, तो ये कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज। तो कहाँ जाएगा ये, नेगेटिवली चार्ज कैथोड के पास, एंड वहां से एक इलेक्ट्रॉन को वो गेन कर लेगा एंड बन जाएगा सोडियम मेटल में। ठीक है, सिमिलरली एट एनोड आपका जो क्लोरीन है, ठीक है, क्योंकि क्लोरीन पे देखो साइन कैसा है, माइनस, एंड एनोड कैसा होता है, पॉजिटिव, तो ये एनोड जो होगा उस क्लोरीन को अपनी तरफ क्या कर रहा होगा, अट्रैक्ट कर रहा होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका क्लोरीन नॉन मेटल फॉर्म हो जाएगा ना। ऑब्वियसली ये रिएक्शन आपकी जो है वो काफ़ी स्टेबल नहीं होगी, अनस्टेबल होगी, तो इसीलिए एक क्लोरीन जो होगा वो दूसरे क्लोरीन के साथ बाइंड अप करके क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी ओवरऑल रिएक्शन होती है कैथोड एंड एनोड पर, एंड दिस वे वी विल ऑब्टेन द सोडियम मेटल एट कैथोड। नाउ नोट लिखा है यहाँ पर, aqueous solution of sodium chloride should not be used because it will lead to the formation of NaOH and not sodium metal। तो देखो aqueous solution क्यों नहीं लेते हैं कि मान लीजिए, ठीक है, चलो मान के देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, ये आपकी कैथोड है, ठीक है, ये आपकी एनोड है, तो मान लीजिए इसमें आपका एक्वस सोल्यूशन लिया, एक्वस मतलब उसमें पानी भी होगा, उसमें NaCl भी होगा, तो देखो यहाँ पर आपका H+OH- आयन भी होंगे एंड Na+ एंड Cl- आयन भी होंगे। ठीक है, तो जैसे ही सोडियम मेटल कैथोड पर जाएगा, ठीक है, उसके बाद फिर से ये यहाँ पर जो OH- आयन दिख रहा है, देखो सोडियम पे चार्ज कितना है, Na+ एंड OH पे कैसा चार्ज है, माइनस, तो ये जैसे ही कैथोड पे जाएगा वापस से उस कैथोड से यहाँ पर अट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि पानी में OH- आयन प्रेजेंट है, तो ये आपका क्या करेगा, Na+ plus OH- will lead to the formation of sodium hydroxide। ठीक है, NaOH का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो इसीलिए ये रिएक्शन नहीं होती है, क्योंकि एक्वस सोल्यूशन में केवल NaCl नहीं रहेगा, उसमें H+ एंड OH- आयन भी रहेंगे, तो एज सून एज आपका सोडियम मेटल आपका चला जाएगा कैथोड पर, तो वो वापस से पानी में खींच लिया जाएगा विद द हेल्प ऑफ OH- आयन। क्यों? क्योंकि वो साथ में रिएक्शन करके क्या बना लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसीलिए हम हमेशा मोल्टेन लेते हैं, क्योंकि मोल्टेन में केवल सोडियम क्लोराइड होगा, ठीक है, उसमें किसी भी तरह का दूसरा आयन
नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम योर एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू कि वाई वी शुड नॉट टेक एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl। ठीक है, तो ये आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा।